कैसे और कब और किस हालत में हॉस्पिटल पहुंची मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा। तभी अचानक कुछ याद आया। मैं दोपहर में सारी न्यूज़पेपर लेकर बैठी थी। सब में मेरी बेटी श्रेया का फोटो आया था। 2 दिन पहले ही उसकी एंगेजमेंट हुई थी, जिसमें मंत्री भी शरीक हुए थे। फोटो उनके साथ का था। नीचे लिखा था कि शहर के लोकप्रिय डॉक्टर की बेटी श्रेया की सगाई नितिन के साथ हुई है। फोटो में बेटी और होने वाले दामाद के साथ मैं और मेरे पति भी खड़े थे। मैं गर्व से भर उठी। तभी फ़ोन बज उठा। जैसे ही फ़ोन कान से लगाया एक आवाज़ सुनाई दी। मेरी बेटी को अपना कहकर खुश हो रही हूँ। वह मेरा खून है और मैं आ रहा हूँ उसे सब बताने। बस इतना सुनने के बाद फ़ोन गिरने की आवाज़ कान में पड़ी और उसके बाद अब होश आ रहा है। पता नहीं कब से यहाँ हूँ। नज़र घुमाकर देखा तो मेरा बेटा, जिसने हाल ही में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, एक कुर्सी पर गहरी नींद में दिखा। बेटी कहीं नज़र नहीं आई। कहीं वह दुष्ट इंसान आकर उसे सब बता कर तो नहीं चला गया। मेरी बेटी मेरी जान, मेरे जीने का सहारा, सब कुछ। पर जो उसने कहा कि वह तो उसका खून है, क्या सच है? तभी बारिश की आवाज़ सुनाई दी और मन यादों की गलियारों में घूमते हुए कई बरस पीछे चला गया। मैं अपने छोटे शहर से पापा से बहुत लड़ झगड़ कर आईएएस की कोचिंग के लिए दिल्ली आई थी। दोपहर को 2 घंटे फ्री मिलते थे, तब पास के एक होटल में लंच कर वापस क्लास में आ जाती थी। उस दिन भी जब होटल जा रही थी तभी अचानक जोर की बारिश आ गई। एक बड़ी से घर का गेट खुला देख मैं भागकर अंदर गई और पोर्च में खड़ी हो गई। फिर ध्यान आया कि घर वाले पता नहीं क्या कहेंगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। क्या करूं, खड़ी रहूं या चल दूं, समझ नहीं आ रहा था। तभी धीरे धीरे घर का दरवाज़ा खुलता दिखा। मैं जब कुछ समझ पाती तब तक एक प्यारी सी बच्ची घुटनों के बल चलती बाहर आई, जिसकी उम्र मुश्किल से 9 से 10 माह होगी। मुझे देखकर बच्ची मुस्कुराने लगी और अपनी बाहें मेरी तरफ फैला दी। मैंने भी मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ देखने लगी कि उसकी माँ या कोई नौकर आएगा तो उसे बता दूंगी कि बच्ची पानी की तरफ जा रही थी। पर जब बहुत देर तक कोई नहीं आया तब हार कर मैंने अंदर जाने का फैसला किया। बच्ची को गोद में लिए अंदर प्रवेश किया। सामने दीवार पर एक बहुत सी सुंदर युवती का फोटो लगा था, जिसमें मैं फूलों का हार पड़ा था। मैं कुछ सोच पाती तभी अंदर के कमरे से एक बुजुर्ग महिला ने प्रवेश किया। मैंने उनको नमस्कार कर बच्ची के बारे में बताया और अपने पोर्च में खड़े होने की वजह बताई। उन्होंने मुस्कुरा कर बैठने को कहा। मैंने बच्ची उन्हें देनी चाही तो बच्ची मुझसे लिपट गई। अपने नन्हे हाथों से उसने मेरी गर्दन जोर से पकड़ ली। मैं असमंजस में पड़ गई। तब उन महिला ने कहा, बेटा थोड़ा बैठ जाओ, तुम खड़ी हो तो यह घूमने की लालच में मेरे पास नहीं आएगी। मुझे क्या आपत्ति होती। मैं बच्ची को लिए सोफे पर बैठ गई। घर बहुत ही सुंदर था। मैंने देखा कि टेबल पर एक थाली रखी थी, जिसमें रखा खाना ठंडा हो गया था। मैं समझ गई कि बच्ची के कारण आंटी खाना नहीं खा पाई होंगी। मैंने उनसे कहा, आंटी अब खाना खा लो, मैं इसे लिए हूँ। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, यह तो रोज़ का काम है, इसकी आया छुट्टी पर है। यह इतनी शरारती है कि रोज़ खाना ठंडा हो जाता है। अचानक मुझे समझ में आ गया कि फ़ोटो वाली युवती बच्ची की माँ होगी और यह दादी या नानी। तभी आंटी की आवाज़ आई, बेटा यह सो गई, इसे लिटा दो और आराम से बैठ जाओ। मैंने बच्ची को वहीं रखे झूले में धीरे से लिटा दिया और जाने की इजाज़त मांगी। तब आंटी ने कहा, अभी तुमने बताया था कि तुम लंच के लिए जा रही थी और बारिश आ गई, मतलब तुमने भी खाना नहीं खाया। आओ हम दोनों साथ खाते हैं। मैंने बहुत मना किया पर फिर उनके प्यार भरे अनुरोध को ठुकरा नहीं पाई और सच में भूख भी ज़ोर से लग रही थी, इसलिए खाने बैठ गई। कई दिन बाद घर का खाना मिला तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया और तारीफ भी जी भर कर की। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब रोज़ आ जाया करो लंच टाइम पर, श्रेया भी खुश हो जाया करेगी। मैंने जब आंटी से पूछा कि इसकी बाई कब तक छुट्टी पर है तो उन्होंने बताया कि बाई की सांस मर गई है, इसलिए 15 दिन तक नहीं आएगी। दूसरी बाई लगानी चाहिए पर कोई मिल नहीं रही। खाना बनाने के लिए नौकर है पर बच्ची का सवाल है, इसलिए कोई महिला ही देख रहे हैं। मेरे दिमाग में एक विचार आया। तुरंत आंटी से कहा, कोई बात नहीं, मैं 15 दिन तक इस टाइम आ जाया करूँगी। आप खाना खा लिया करना, तब तक मैं श्रेया के साथ खेल लिया करूँगी। आंटी ने मेरी बात इस शर्त पर मानी कि मैं दोपहर का खाना उनके साथ खाया करूँ। मैंने आंटी से मजाक भी किया कि किसी अजनबी पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं। पर आंटी ने कहा, इतनी दुनिया तो मैंने भी देख रखी है कि
किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। फिर तो यह मेरा रोज का नियम हो गया। लंच टाइम पर आंटी के घर पहुंच जाती, श्रेया के साथ खेलती और आंटी के साथ खाना खाती। थोड़ा थोड़ा घर वालों के बारे में आंटी बताती थी कि बेटा डॉक्टर है, शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है, बच्ची संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं भी मन में सोचती, कैसे तैयार होगा, इतनी सुंदर बीवी थी बेचारे की, कैसे भूल पाएगा। एक दिन दोपहर को पहुंची तो श्रेया के जोर जोर से रोने की आवाज़ बाहर से ही सुनाई दी। दौड़कर अंदर गई तो देखा आंटी किचन के सामने बेहोश पड़ी थी और श्रेया झूले में जोर जोर से रो रही थी। मैंने जल्दी से श्रेया को उठाकर नीचे बिठाया और आंटी को पानी के छींटे मारकर होश में लाने की कोशिश की। जल्दी से अपनी सहेली रूपा को फ़ोन कर डॉक्टर लाने को कहा। डॉक्टर के आने के पहले रूपा आ गई। जल्दी से हमने आंटी को बेड पर लेटाया, तभी डॉक्टर आ गए। उन्होंने देखकर बताया कि ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से चक्कर आ गया था। आवश्यक उपचार कर डॉक्टर साहब चले गए। रूपा को भी मैंने जाने को कहा। फिर फ़ोन के पास रखी डायरी से नंबर देखकर उनके बेटे को फ़ोन किया। वह भी घबरा गया, तुरंत पहुंचने की बात कही। मैं आंटी के चेहरे को देख रही थी। गोरा चेहरा एकदम से लाल हो गया था। आंखें बंद किए वे बहुत कमज़ोर लग रही थी। इस उम्र में छोटी बच्ची की जिम्मेदारी निभाना कठिन था। मेरी माँ भी बड़ी छोटी उम्र में मुझे छोड़ गई थी। पापा ने दूसरी शादी नहीं की, पर मेरी चाची ने मुझे माँ की कमी नहीं खलने दी। उन्होंने अपने बच्चों से ज़्यादा मेरा ख्याल रखा। शायद इसीलिए श्रेया पर मुझे बहुत प्यार आता था। पर यहाँ आंटी की उम्र और बीमारी के कारण बात अलग थी। इनके बेटे को शादी कर लेनी चाहिए, यही सोच रही थी कि तभी उनके बेटे ने कमरे में प्रवेश किया। फिल्मी हीरो की तरह चेहरा मैं देखती रह गई, पर वह आते ही पलंग की तरफ दौड़ा। बोला, मम्मी क्या हुआ, मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। उसकी इस बात पर अचानक मुझे गुस्सा आ गया। बोली, अब बड़ी फिक्र हो रही है माँ की। तब यह फिक्र कहाँ थी जब छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी माँ पर डाल कर चले गए। क्यों नहीं दूसरी शादी कर लेते। क्या समझते हो कि सब सौतेली माएँ खराब होती हैं। कोई आपकी बच्ची को प्यार नहीं करेंगी या फिर देवदास बनकर अपनी शान में माँ को दुख देते रहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। कॉलेज के दिनों में धुआंधार भाषण देती थी, वही जोश मेरी आवाज़ में भर गया। बोलिए, क्यों नहीं कर लेते दूसरी शादी। अचानक मैंने देखा कि डॉक्टर साहब का विस्मय चेहरे से गायब होने लगा और एक शरारती मुस्कान उनके होठों पर आ गई। वे मुस्कुराते हुए बोले, अरे बाबा, दूसरी तब करूँगा जब पहली हो, अभी तो मेरी पहली शादी भी नहीं हुई है। क्या? मैंने आश्चर्य से आंटी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर भी शरारती मुस्कान विराजमान थी। अब तक आंटी उठकर बैठ गई थी। उन्होंने धीरे धीरे समझाया कि श्रेया उनकी बेटी सुरभि की बेटी है, जिसका फ़ोटो हॉल में मैंने देखा था। डॉक्टर रवि उनका बेटा है। अब तो मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने वहाँ से भागने में ही भलाई समझी और आंटी से जाने की इजाज़त मांगी। आंटी ने कहा, अब बहुत रात हो गई है, तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा, खाना खा लो, फिर मेरा बेटा हॉस्टल छोड़ देगा। डॉक्टर साहब ने भी अपनी माँ का समर्थन किया और नौकर को खाना बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत देते हुए कपड़े चेंज करने चले गए। खाना खाते टाइम सब चुप थे। तब रवि ने कहा, वैसे आपने एक बात ठीक पहचानी की, मुझे डर है कि मेरी शादी के बाद श्रेया का क्या होगा। कोई भी लड़की एक बच्ची और सास की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहेगी। उनका सामान्य व्यवहार देखकर मैं भी सामान्य हुई और कहा, क्यों नहीं, कोई भी लड़की इतना अच्छा घर और इतना सुंदर लड़का देखकर तुरंत हाँ बोल देगी। बोलने के बाद मैंने देखा कि माँ बेटा फिर मुस्कुरा उठे थे। मेरा ध्यान अपने शब्दों पर गया तो अपनी बेवकूफ़ी पर शर्म महसूस हुई। अतः मैंने जल्दी से खाना ख़त्म किया और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। तभी रवि ने कहा, यदि ऐसा है तो क्या आप तैयार हैं मुझसे शादी करने को। घबराहट के मारे मेरे तो पसीने छूटने लगे। आंटी ने बात संभाली, बेटा जाओ जल्दी इसे छोड़ कर आओ, वरना हॉस्टल में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। रवि जी ने कार निकाली। मैं चुपचाप उसमें बैठ गई। कार चल पड़ी। अचानक मैंने देखा कि कार एक आइसक्रीम की दुकान के सामने रुक गई। रवि ने मेरा दरवाज़ा खोलते हुए कहा, अभी 9 बजने में टाइम है, चलिए आइसक्रीम खा लेते हैं। मैंने बड़े दिनों से नहीं खाई। मैं चुपचाप नीचे उतर आई। हम दोनों जाकर अंदर बैठ गए। रवि ने पूछा कि कौन सी खानी है, तो मैंने तुरंत कहा कि चॉकलेट फ्लेवर वाली। वे 2 आइसक्रीम ले आए। मुझे महसूस हो रहा था कि वे लगातार मुझे देखे जा रहे हैं। बड़ी देर बाद बोले, मेरी बात से आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर जितना आपके बारे में माँ से सुना था और जब से
आपको देख रहा हूँ तो लगता है आप बाकी लड़कियों से अलग हैं और मैं अपनी शादी के प्रस्ताव को फिर दोहराता हूँ। मुझे पता है आपके सपने अलग हैं। आप कलेक्टर बनना चाहती हैं तो वह शादी के बाद भी बन सकती हैं। मेरी सपोर्ट आपको रहेगी, पर जिस तरह आप श्रेया को चाहती हैं वैसा प्यार कोई दूसरी लड़की नहीं दे सकती। मुझे आपके जवाब की कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सोचकर बताइएगा। आपका जवाब न भी होगा तो कोई बात नहीं, आप श्रेया और माँ से पहले की तरह ही मिलती रहना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाहिए। वे चुपचाप मुझे हॉस्टल के गेट पर छोड़कर चले गए। रूम के अंदर जाते ही मैं सीधे बेड पर लेट गई। सारी बातें दिमाग में घूमने लगी। अभी तक कोई लड़का यदि प्यार की बात कहता था तो मैं उसकी 7 पुस्तों की खबर ले डालती थी। सबके सामने इतना बेइज्जत करती थी कि बेचारा ऐसी हिमाकत सपने में भी नहीं करता होगा। परंतु आज रवि ने सीधे शादी की बात कह दी और मैंने चुपचाप सुन ली। एक शब्द भी नहीं कहा। कायदे से तो मुझे गुस्सा आना चाहिए, पर मुझे तो शर्म आ रही है। एक अलग सी अनुभूति हो रही थी। बड़ी देर तक सोचती रही। जब सोचते सोचते थक गई तो पापा को फ़ोन लगा डाला। पापा की आवाज़ सुनते ही रुलाई निकल गई। बोली, पापा आप तुरंत आ जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत है। पापा ने बहुत पूछा पर मैं कुछ बता नहीं पाई। पापा दूसरे दिन मेरे सामने थे। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा ने सारी बात शांति से सुनी और फिर मुझसे कहा, तुम क्या चाहती हो? रवि मेरे मित्र डॉक्टर अजीत का बेटा है। मैं पूरे परिवार को जानता हूँ। पापा खुद भी डॉक्टर थे। मैंने पापा से कहा, मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, आप बताओ। पापा बोले, बेटा यदि एक पिता से सलाह मांगोगी तो मेरा कहना है लड़का और घर दोनों अच्छे हैं। मैं खुद भी इतना अच्छा घर नहीं ढूंढ पाता, और यदि एक दोस्त के रूप में सलाह दूँ तो मुझे पता है तुम्हारा सपना कलेक्टर बनने का है, तो शादी का विचार छोड़ दूँ। परंतु जैसा तुमने बताया कि रवि ने कहा है कि शादी के बाद भी तुम कोशिश कर सकती हो, तो मेरा सोचना है कि तुम्हें हाँ कह देनी चाहिए। बस इसके 1 महीने के अंदर ही मैं डॉक्टर रवि के साथ विवाह करके उनके घर आ गई। आंटी अब मम्मी बन गई थी और श्रेया तो मुझे हर समय पाकर बहुत खुश थी। कई दिन बीत गए। मैं घर परिवार में कुछ ज़्यादा ही रम गई। मम्मी और रवि मुझे पढ़ने को कहते पर मैं टाल जाती। मेरा काम बस श्रेया को संभालना, घर जमाना और तरह तरह का खाना बनाना ही रह गया था। पापा के दोस्त दिल्ली में वकालत करते थे। कोचिंग जाते टाइम में हर सप्ताह उनके ऑफिस जाती थी। उन्होंने शादी के बाद भी आते रहने को कहा, पर मैं तो अपनी दूसरी दुनिया में व्यस्त थी। फिर अचानक सारी खुशियाँ काफूर हो गई। हुआ यह कि मैं सुरभि का रूम जमा रही थी। मम्मी जी ने उसे वैसा ही रखा था जैसे उसकी शादी के पहले था। तब मुझे कुछ डायरियाँ मिली। मुझे यह तो पता लग चुका था कि श्रेया की माँ ने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी की। उस टाइम रवि एमएस की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। पापा जी ने शादी की इजाज़त नहीं दी तो सुरभि ने घर छोड़ दिया, और जब बेटी हुई तब उसके जन्म के समय ही उसकी मृत्यु हो गई। तब रवि श्रेया को अपने साथ ले आए। बेटी के गम में पापा जी भी चल बसे। इसके आगे की जानकारी मुझे सुरभि की डायरी से मिली। एक डायरी उस समय की थी जब श्रेया आने वाली थी। दिन की बातें उसमें लिखी थी। उसका पति शैलेश उसे कितना प्यार करता था। शैलेश चाहता था कि बेटी हो। उसका नाम उन्होंने अंजलि तय किया था, और सुरभि चाहती थी कि बेटा हो, और उसका नाम विवेक उसने सोचा था। उनकी प्यारी नोक झोंक पढ़कर मेरे आंसू बहने लगे, और पता नहीं किस भावना के तहत मैंने यह सोच लिया कि बेचारी शैलेश जी अपनी बच्ची को कितना याद करते होंगे। डॉक्टर साहब और मम्मी जी कभी उनका नाम भी नहीं लेती। अपनी बच्ची को देखने का उनको भी हक है। अपनी कानून की पढ़ाई के कारण हक की बात भी दिमाग में जोर मारने लगी, और मैंने चुपके से एक चिट्ठी शैलेश जी को लिख दी कि आपका मन होता होगा बच्ची को देखने का तो कभी भी आ सकते हैं। आखिर वह आपका खून है। और इंतज़ार करने लगी कि कब अपनी बच्ची से मिलने आएंगे, तब मैं क्या क्या दलीलें दूंगी। करीब 1 माह बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर देखा तो कोई आदमी खड़ा था। बोला, डॉक्टर रवि, श्रीमती पायल और सरला देवी को बुलाइए, कोर्ट का समन है। मम्मी जी तब तक आ गई थी। हमने अपने नाम उसे बताए। तब मुझे और मम्मी जी को उसने कुछ कागज़ दिए। एक कॉपी रवि जी के लिए थी। हमारे दस्तखत लेकर चला गया। मैंने जब उन कागज़ों को देखा तो चक्कर आ जाएगा। शैलेश ने हम पर केस किया था कि हम उसके नाम का उपयोग सुरभि की नाजायज़ बच्ची के लिए करना चाहते हैं, और उसको बदनाम कर उसकी दौलत ऐंठना चाहते हैं। और तो और इसमें श्रेया को भी जुड़ा था। उसके नाम के आगे
जो लिखा था उसे देखकर तो मेरा हृदय चित्कार कर उठा। उफ, मैं तो रो पड़ी। मम्मी जी भी चुपचाप आंसू बहाए जा रही थी। उन कागजों के साथ मेरी चिट्ठी की फोटोकॉपी भी लगी थी, जिसको आधार बनाकर उस दुष्ट इंसान ने कोर्ट से सहायता मांगी थी कि हम लोगों को श्रेया के पिता के रूप से उसका नाम लिखने से निषेधित किया जाए और इस बात की घोषणा की जाए कि श्रेया उसकी बेटी नहीं है, और हमसे मानहानि करने के रूप में कुछ हर्जाना भी मांगा था। कोई कितना नीचे गिर सकता है, मेरी सोच के परे था। तभी मम्मी जी ने फ़ोन करके रवि जी को बुलाया। उस दिन पहली और शायद आखिरी बार मैंने इनको गुस्सा होते देखा। मेरे कंधे जोर से पकड़ कर बोले, क्या ज़रूरत थी उस कमीने को कुछ लिखने की? वह इंसान है ही नहीं। पहले सुरभि को फंसाया, फिर जब देखा कि पापा ने उसे नहीं अपनाया तो कुछ मिलने की आशा ना देखकर उसे श्रेया के जन्म के कुछ दिन पहले बेसहारा छोड़ दिया। बिना कुछ खाए पिए मेरी बहन बेहोश थी। जब पड़ोसियों ने सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया तो शुक्र था कि मेरा एक साथी उस हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा था, जिसने सुरभि को मेरे घर पर भी कभी देखा था। उसने मुझे फ़ोन किया। मैं जाकर अपनी बहन को लाया। सोचो, जिसका पिता इतना बड़ा डॉक्टर, भाई विदेश से डिग्री लेकर आया है, पिता का इतना बड़ा हॉस्पिटल, और वह अनाथों की तरह गंदे कपड़ों में कई दिनों की भूखी प्यासी सरकारी हॉस्पिटल में थी। हम लोग जब तक उसे लेकर आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्ची को जन्म देते ही उसकी मृत्यु हो गई। पापा को भी इस बात का बहुत सदमा लगा कि समय रहते उन्होंने अपनी बेटी की खबर नहीं ली। कुछ देर ठहर कर उन्होंने फिर बोलना शुरू किया, और जब हम सुरभि की मौत की खबर देने के लिए उसके घर झांसी गए और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए चलने की प्रार्थना की, तब उस कमीने ने साफ मना कर दिया। उसके पिता ने कहा कि देखिए, जो होना था हो गया, अब आप लोग इस बात का प्रचार मत करिए। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं। आपकी लड़की के चक्कर में वैसे ही वह हमसे इतने दिन दूर रहा। उसकी शादी हमने तय कर दी है। दिल्ली के ही पुराने खानदानी लोग हैं। आप लोग जाइए, तमाशा मत करिए। मैं और पापा वापस आ गए और उस सदमे से ही पापा 5 दिन बाद चल बसे। सांस लेकर इन्होंने फिर मुझे गुस्से से देखकर कहा, उस कमीने का मैं नाम भी दोबारा सुनना नहीं चाहता था, और तुमने यह क्या कर दिया? मैं निःशब्द रोती रही। यह मुझसे क्या अनर्थ हो गया? बहुत देर तक सब यूं ही बैठे रहे। फिर मैंने ही आंसू पोंछकर रवि से कहा, वकील अंकल से सलाह कर लेते हैं। मम्मी जी ने भी कहा, हाँ बेटा, वकील साहब से मिल लो जाकर, फिर देखेंगे क्या करना है। ये चुपचाप मेरे साथ चल दिए। हम दोनों वकील अंकल के घर पहुँचे, जिनके घर और ऑफिस में शादी के पहले जाया करती थी। उनके साथ कभी कभी कोर्ट भी जाती थी। अंकल अपने घर के सामने बने ऑफिस में ही थे। हम दोनों ने उनके सामने सारे पेपर्स रख दिए। अंकल ने सारे पेपर्स ध्यान से पढ़े और बोले, घबराने की बात नहीं, शादी को साबित करना पड़ेगा। शादी का कोई फ़ोटो या प्रमाण पत्र ले आओ। बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र तो है। यह सुनकर पहली बार रवि जी ने बोला, फ़ोटो तो बहन ने भेजा था, पापा ने गुस्से में फाड़ दिया था, और प्रमाण पत्र भी शायद नहीं है। यह सुनकर अंकल सोच में पड़ गए। बोले, यह आदमी बहुत शातिर लगता है, पूरी तैयारी के बाद ही कोर्ट गया होगा। कोई बात नहीं, इनकी शादी का कोई गवाह देख लो, कोई दोस्त, पंडित या पड़ोसी, उनकी गवाही हम पेश कर सकते हैं। सारी जानकारी लेकर और ज़रूरी गवाहों की लिस्ट बनाकर हम लोग निकल पड़े। लगातार 4 दिन सुरभि के दोस्त और पड़ोसियों को ढूंढते रहे, परंतु इतना आसान नहीं था दिल्ली जैसे शहर में ऐसा कोई मंदिर और पंडित ढूंढना। सब जगह तलाश किया, कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिला। एक भी प्रमाण नहीं था हमारे पास। श्रेया का जन्म प्रमाण पत्र था, पर उसके बारे में ही शैलेश ने आरोप लगा दिया था कि सुरभि के पिता और भाई ने जानबूझकर उसके नाम का उपयोग किया और अपना हॉस्पिटल होने का फ़ायदा उठाया। अब क्या करे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंकल ने कहा, कोर्ट में सबूत पेश करने होते हैं। शैलेश ने तो लिखा ही है कि वह कॉलेज छोड़ने के बाद झांसी चला गया था और अपने पापा के साथ व्यापार कर रहा है। दिल्ली आया ही नहीं, और ज़रूर उसने कुछ झूठे कागज़ भी बनवा लिए होंगे। उन्हें झूठा साबित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। सुरभि के सामान में एक फ़ोटो तक नहीं मिला था जिसमें दोनों साथ हों। मुझे तो गुस्सा भी आ रहा था। दिल्ली जैसे शहर में पढ़ने वाली लड़की इतनी मूर्ख और नासमझ कैसे हो सकती है कि वह चुपचाप शादी कर ले। बच्चा भी होने वाला था, फिर भी कुछ नहीं सोचा। खैर, वकील अंकल ने आगे कहा कि हम प्रोटेस्ट तो कर ही सकते हैं।
रवि ने पूछा कि यदि वह जीत गया तब क्या परिणाम हो सकता है। अंकल ने और मैंने समझाया कि श्रेया को अपने पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी और उसके नाम के आगे से शैलेश नाम हट जाएगा। बहुत देर सोचने के बाद रवि ने कहा, श्रेया को संपत्ति तो अपनी माँ की ही इतनी मिलेगी कि उसकी संपत्ति की कोई ज़रूरत नहीं है और अच्छा है उसका नाम श्रेया के नाम से हट जाएगा। तब अंकल ने कहा कि फिर तो आप कोर्ट में उपस्थित ही मत होइए, तब कोर्ट एक पक्षीय फैसला उसे दे देगा। मेरा मन इस बात के लिए तैयार नहीं था, पर और कोई चारा भी तो नहीं था। हम लोग वापस आ गए। मैं जब भी श्रेया को देखती तो मेरे आंसू निकल जाते। ना मैं वह चिट्ठी शैलेश को लिखती, ना यह सब होता। यह मैंने क्या कर दिया, यही सोचते हुए मेरे दिन रात निकल रहे थे। एक दिन फिर डाक से 2 पत्र आए। एक शैलेश का था, जिसके साथ कोर्ट के निर्णय की कॉपी थी, जिसमें घोषणा की गई थी कि श्रेया शैलेश की पुत्री नहीं है। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन शाम को सबके इकट्ठा होते ही मैंने एक फैसला सुना दिया कि मैं अब श्रेया को गोद लूँगी। सभी बहुत खुश थे। कोर्ट ने भी 1 माह के अंदर श्रेया को हमारी पुत्री घोषित कर दिया। मेरे मन को कुछ ठंडक तो मिली, परंतु अब एक दूसरा भय मेरे मन में सवार हो गया था कि नौकर और पड़ोसी कहीं श्रेया के बड़े होने पर उसे असलियत ना बताते। तभी विवेक के आने की आहट भी मिल गई मुझे। मैं खुश रहने के बदले दिन भर सोच में डूबी रहती। मम्मी जी और रवि जी ने बहुत कोशिश की मुझे समझाने की, पर ना जाने मुझे क्या हो गया था। हार कर रवि जी ने पापा को बुलवाया। दोनों मिलकर मुझे मनोचिकित्सक के पास ले गए। उनकी सलाह पर रवि ने दिल्ली से कहीं दूर बसने का निर्णय लिया। फिर पापा ने अनुरोध पर दिल्ली की सारी संपत्ति बेचकर रायपुर आ गए। बस कुछ ही दिनों में हम लोग छोटे से विवेक और उससे थोड़ी बड़ी श्रेया को लेकर रायपुर आ गए। हम लोग जल्दी इस नए माहौल में रम गए। इनका नाम यहाँ बहुत जल्दी अच्छे डॉक्टरों में शुमार हो गया। जिंदगी आराम से गुजर रही थी। मैं भी भूल गई थी कि श्रेया मेरी अपनी कोख से जन्मी बेटी नहीं है। दोनों बहन भाई बहुत प्यार से रहते। पढ़ने में दोनों बड़े होशियार थे। अचानक एक दिन जब श्रेया शायद 9वीं कक्षा में थी, तब उसने मुझसे कहा, क्यों मम्मा, नानू बता रहे थे कि आप कलेक्टर बनना चाहती थी, फिर क्यों नहीं बनी? मैंने इनकी तरफ देखा। ये फ़ौरन बोले, बेटे तेरी मम्मी को तुम्हारी माँ बनने की जल्दी थी ना, इसलिए। मैंने जल्दी से जवाब दिया, बेटा मेरा सपना तो था कलेक्टर बनने का, पर तेरे पापा मुझ पर ऐसे फिदा हुए कि शादी के लिए पीछे पड़ गए। फिर तुम मिल गई और मैं अपने सपने को भूल गई। बोलते बोलते जैसे मैं पुरानी यादों में खो गई। श्रेया ने पता नहीं क्या समझा, फिर मेरे गले लगकर बोली, डोंट वरी माँ, आपके सपने को आपकी बेटी पूरा करेगी। फिर अपने भाई का कान पकड़कर बोली, सुन नालायक, मैं अब डॉक्टर नहीं बनूंगी, तू बनेगा और पापा का हॉस्पिटल संभालेगा। मैं तो अपनी मम्मी का सपना पूरा करूंगी। उस दिन के बाद से वह जैसे नए जोश से भर गई। तुरंत विज्ञान विषय को बदलकर हिस्ट्री, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स ले लिया। मेरा मार्गदर्शन तो था ही। जल्दी ही वह दिन आ गया जब एमए करने के बाद उसने यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में कुछ कम नंबर आने पर दोबारा परीक्षा में बैठी। इस बार शुरू के 50 लोगों में नंबर था। मसूरी से ट्रेनिंग करने के बाद उसकी रायपुर में ही अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति हो गई। उसके बैच के 6 और लड़के थे। उनको हमने खाने पर बुलवाया। सभी बहुत खुश मिजाज थे। खाना खाने के बाद बड़ी देर तक बातचीत चलती रही। मैंने महसूस किया कि उनमें से एक की नज़र श्रेया पर ही थी। श्रेया भी उसको अलग नज़र से देख रही थी। पूछताछ करने पर पता चला कि वह गुजरात का रहने वाला था। उसके पापा आर्मी में थे। उसका नाम नितिन था। मैं लड़की की माँ की तरह सोच रही थी कि लड़का अच्छा है, बराबर के पद पर है और सबसे बड़ी बात की श्रेया को पसंद भी कर रहा है। श्रेया भी शायद उसे पसंद करती है। मैंने इनसे बात करनी चाहिए, पर इन्होंने मुझे मीठी झिड़की दी। अरे कुछ तो सोच बदलो, आजकल का ज़माना नया है। लड़के लड़की बराबरी से हंसी मजाक करते हैं। जरूरी नहीं कि वे आपस में प्यार करते हों। मुझे गुस्सा आ गया और मैं करवट बदल कर सो गई। पर मेरा अंदाज़ा कितना सही था यह मुझे दूसरे दिन पता चल गया। शाम को जब श्रेया ऑफिस से आई तब कार में उसके साथ नितिन भी था। मैंने तुरंत चाय नाश्ता लगवाया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने देखा कि दोनों एक दूसरे को कुछ इशारे से कह रहे थे। मुझे हंसी आने लगी। मैं जानबूझकर ऑफिस और राजनीति की बातें करती रही। आखिर श्रेया ने कहा, माँ, नितिन को आपसे कुछ कहना है। मेरे कान खड़े हो गए। जब कोई बात मनमानी होती थी तब दोनों बच्चे मुझे माँ कहते थे। अतः मैंने कहा, हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? नितिन ने धीरे धीरे पर
बड़े विश्वास से मुझे अपने और परिवार के बारे में बताया। उसके पापा आर्मी में थे, वह अकेला लड़का था। श्रेया उसको पसंद थी। मसूरी में ही उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके माता पिता को शादी पर कोई एतराज़ नहीं। श्रेया को मेरी मंजूरी चाहिए थी। मुझे इस शादी पर तो कोई एतराज़ था ही नहीं, और मैं तो कल रात ही सपने में देख रही थी कि, पर मुझे एहसास हुआ कि नितिन को सच बता देना चाहिए। कुछ सोचने के बाद मैंने कहा कि मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। यह सुनकर श्रेया ने हंसते हुए कहा, मम्मी ज़रूर तुम्हें अपनी लड़की का पीछा छोड़ने के लिए पैसे देने वाली है। तुम फिल्मी हीरो की तरह पैसे ठुकरा मत देना, अच्छी खासी रकम मांग लेना, फिर हम दोनों खूब शॉपिंग करेंगे। मैंने उसके इस मजाक का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे वहीं रुकने की बोल नितिन को अपने कमरे में ले गई। कमरा बंद कर कर मैंने अपनी अलमारी से वे बरसों कोर्ट के कागज निकालकर उसे दिखाए और बताया कि श्रेया हमारी अपनी बच्ची नहीं है, पर है वह इस घर की ही बच्ची। संक्षेप में उसे श्रेया की कहानी बताई। अतः मैंने कहा, हम इस बात को भूल चुके हैं, पर तुम उसे जीवन साथी बना रहे हो तो इसके लिए यह जरूरी है कि तुम सच जान लो और तुम्हारा जो फैसला हो बता दो। कहकर मैं आंखें बंद कर बैठ गई। दिल धक धक सा कर रहा था कि पता नहीं मैंने अपने ही हाथों अपनी बेटी का बुरा तो नहीं कर दिया। थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि नितिन मेरे आंसू पूछ रहा है। नितिन ने सारे कागज वापस अलमारी में रखे और मेरे हाथों को अपने माथे से लगाते हुए बोला, अब तो किसी भी कीमत पर मैं इस घर से रिश्ता जोड़कर रहूँगा। बस इसके बाद नितिन के मम्मी पापा आए। बड़े ही अच्छे माहौल में सारी बातें तय हुई और सगाई तय कर दी गई। विवेक भी अमेरिका से अपनी एमएस की पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया। शहर के बड़े होटल में हमने श्रेया की सगाई रखी। पापा के बहुत पुराने दोस्त आर्मी से रिटायर होकर गवर्नर बन गए थे। पापा ने भी उन्हें बुलवाया। वे सहर्ष आए। शहर के कुछ प्रमुख लोग, कुछ परिचित और श्रेया और नितिन के ऑफिस के अधिकारी, सब मिलाकर करीबन 100 मेहमान हो गए थे। गवर्नर साहब के आने से फोटोग्राफर्स ने तो बस मौका ही नहीं छोड़ा। हजारों फोटो ले डाले और उन्हीं में से एक फ़ोटो समाचार पत्रों में छपा था, जिसे मैं उस दिन देख रही थी। तभी वह फ़ोन आया था। मैं वापस वर्तमान में लौट आई। पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। श्रेया को सब पता लग गया होगा। क्या वह मुझसे नाराज़ हो गई? यदि नहीं तो वह यहाँ क्यों नहीं दिख रही? मुझे कुछ हो और श्रेया पास ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तभी रूम की घड़ी ने सुबह के 6 बजाए। बेटा झटके से उठा और मेरी तरफ बढ़ा। मुझे आंखें खुली देख वह खुशी से चिल्ला पड़ा, ओ माँ, आप जाग गई। तब तक श्रेया भी आ गई। श्रेया तो मेरे गले लगकर रोने ही लगी। क्या माँ, आपने तो डरा ही दिया। मेरी शादी का इतना दुख है तो मैं नहीं करती शादी। मेरा बेटा फौरन बोला, अरे जाओ, मम्मी तो खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई और अटैक तो मुझे आना था खुशी का कि अब कम से कम घर पर मेरा राज होगा। श्रेया ने तुरंत उसका कान पकड़ा। बड़ा आया, विदेश से क्या पढ़कर आया है? 4 दिन लगा दिए मम्मी को ठीक करने में। पहले डॉक्टरी तो ठीक से कर, फिर घर पर राज करना। दोनों की नोकझोंक सुनकर मैं निहाल हुई जा रही थी। श्रेया पहले की तरह ही थी। लगता है वह नहीं आया होगा। मैंने चैन की सांस ली। 1 सप्ताह बाद मैं अपने घर की राह पर थी। कार में रवि और नितिन आगे बैठे थे। श्रेया मुझे संभाले पीछे थी। अचानक श्रेया ने कहा, मुझे पता है आपको किस बात का सदमा लगा। वह आदमी आया था जिसके कारण आप हॉस्पिटल पहुंची। मैंने चौंक कर उसे देखा। तभी रवि ने बात संभाली और बोला, हाँ पायल, वह आया था। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि क्या करूं, पर अच्छा हुआ तुमने नितिन को सब बता दिया था। उसने ही श्रेया को तुम्हारे कमरे में ले जाकर कोर्ट के सारे कागज़ दिखाए और फिर बाकी की कहानी मैंने श्रेया को बताई। इन दोनों ने उसका वह हाल किया कि मज़ा आ गया। मेरी बहन और पापा के मन को भी शांति मिल गई होगी। सारी बात जानने को उत्सुक हो गई। तब इन लोगों ने बताया कि श्रेया ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। उसके बेटे निकम्मे निकले, सारी संपत्ति पहले ही खो चुका था, इसलिए सोचा होगा कि तुम्हें डराकर कुछ पैसे ऐंठ लेगा। पर तुम तो उसका फ़ोन सुनते ही बेहोश हो गई। वह जब घर आया तब तुम हॉस्पिटल में थी। उसने यह नहीं सोचा था कि उसका सामना श्रेया से ही हो जाएगा। वह अपनी बेटी के आधार पर भरण पोषण का दावा करने की सोच रहा था, पर श्रेया ने सारे कागज उसके सामने लहरा दिए और धमकी भी दे डाली कि यह सोच कर आए थे कि मेरे मम्मी पापा से पैसे वसूल करोगे। तुम हो कौन? मेरी माँ से तो तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं। यह तो तुम कई बरस पहले ही कोर्ट में बता चुके हो। मैं तुम्हारी बेटी नहीं। फिर कैसे मुझसे भरण पोषण मांगने का केस करोगे? और केस तो अब मैं करूँगी।
मेरे परिवार को तुमने नुकसान पहुंचाया है। मेरी माँ तुम्हारे कारण हॉस्पिटल में है। अब जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? और फिर तुरंत एसपी साहब को फ़ोन भी कर दिया कि एक आदमी धमकी देने आया है, अब वह इस शहर में नहीं दिखना चाहिए। तुरंत पुलिस आ गई और उसे यह कहकर चले जाने को कहा कि दोबारा इस शहर में पैर रखा तो सीधे जेल में दिखोगे। श्रेया ने मेरे गले लगते हुए कहा, आपकी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं है माँ, और ना हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है जो किसी के कुछ भी कहने से ख़त्म हो जाए। फिर आप क्यों दिल से लगा कर बैठ गई उसकी धमकी को? उसकी तो शक्ल देखने लायक थी। अब पता चलेगा बच्चों को। सुना है भूखे मरने की नौबत आ गई है उसकी। मैंने राहत की सांस लेकर श्रेया को गले लगा लिया। घर आ गया था, पर फिर मेरा भावुक मन यह सोचकर परेशान हो गया कि आखिर है तो श्रेया का पिता ही भूखों मर रहा है, यह तो ठीक नहीं। श्रेया ने जैसे मेरे मन की बात जान ली, बोली, आप चिंता ना करो माँ, मैंने और नितिन ने झांसी के कलेक्टर से बात करके उसे वृद्धाश्रम में भेजने का प्रबंध कर दिया है। जब तक जीवित है निराश्रित पेंशन भी उसे मिलती रहेगी, वह भूखा नहीं मरेगा। मैंने जब नज़र भर कर उसे देखा तो मेरे गले लगकर बोली, मुझे धरती पर लाने का एहसान तो किया था उसने, वरना इतनी प्यारी माँ कैसे मिलती। इसलिए है वह कर्ज चुका दिया। अब और इससे ज़्यादा की आशा मत रखना कि मैं कभी उससे मिलने जाऊं या फिर कुछ करूंगी। मैंने हंसकर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।